वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग उर्दू का जो पार्ट 1 किए थे, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल 6 चैप्टर पार्ट 1 में किए थे, वो भी आधे घंटे के लगभग में। तो वो सारे चैप्टर करने के बाद अब हम लोग 7, 8, 9, 10 और 11th ये 5 चैप्टर इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो के ड्यूरेशन शॉर्ट होंगे, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में। लगभग 3 से 4, 5 पार्ट में आप लोग का पूरा बुक खत्म हो जाएगा, वो भी 10 तारीख से पहले इंशाल्लाह। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने खाका के बारे में पढ़ा था, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जो लिखे थे फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बताते हैं कि नज़ीर अहमद किस तरह की शख्सियत थी। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खाका निगारी कहते हैं किसी भी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को, और इसके अलावा नज़ीर अहमद के साथ जो चंद लम्हात मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने गुजारे थे उनके बारे में उन्होंने बताया था। अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग से कुछ सवाल पैदा होते हैं, वो सवाल आप लोग उसके जवाब कमेंट में ज़रूर लिख दें। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? पहला क्वेश्चन था पैदाइश कब हुई, दूसरा कहाँ हुई, तीसरा उनका इंतकाल कब हुआ, चौथा कि उनका इंतकाल के बाद उनका जो कब्रस्तान में हुआ तो वो कहाँ मदफून हुए। तो इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े थे ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में, जिनकी पैदाइश 1878 में हुई, 1955 में इनका इंतकाल हो गया। निज़ामुल मशाइख के राइटर थे, रोज़नामचे कलमी चेहरे इन्हीं का था। और इसके अलावा फिर हम लोग इसके बाद पढ़े थे सलमान नदवी के बारे में। सलमान नदवी के बारे में भी पढ़े, जो 1884 में जिनकी पैदाइश हुई और 1953 में जिनका इंतकाल हो गया था। फिर सलमान नदवी के बाद हम लोग पढ़े थे वज़ीर आगा के बारे में, जिसकी पैदाइश दी हुई है कि सरगोदा पाकिस्तान में 1922 में हुआ था, लेकिन पैदाइश के बाद इंतकाल यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग इंशाइया पढ़े थे, इंशाइया में हिजरत, तो हिजरत को लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा, जिनकी पैदाइश 1929 में हुई और इंतकाल 1987 में हुआ। अब इसके बाद हम लोग हिजरत के बाद बागो बहार पढ़े थे, जिसको लिखने वाले मीर अमन थे। 500 रुपये माहनामा, 500 रुपये उनको लिखने का इनाम मिला था बागो बहार, जिसमें 4 दरवेश के किस्सों को उन्होंने तहरीर किया। इसके अलावा वो जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर बागो बहार जैसी तसनीफ़ की इशाअत की। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो आगे हम लोग का अफसाना शुरू होता है। तो अफसाना भी ये मुख्तसर अफसाने के बारे में बताया गया है। एक और अफसाना आपकी किताब में है जिसे क्वारंटीन कहते हैं, जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा, वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है, तो इसके अलावा उसके लिए अलग से वीडियोज़ आएंगी। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुख्तसर अफसाना, तो मुख्तसर अफसाना मतलब वैसा अफसाना जो शॉर्ट अफसाना को कहते हैं मुख्तसर अफसाना। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का ये है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाने की दागबेल किसने डाली? तो सज्जाद हैदर यलदरम ने, पहला। दूसरा है कि पहले अफसाने का नाम क्या था? तो नाम था नशे की पहली तरंग। और तीसरा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाएगा कि जब इसका नाम नशे की पहली तरंग था तो ये कब शाये हुआ? तो ये 1900 में शाये हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 1, 2 लिखा हो ये टॉपिक आप लोग को याद करने के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे अगर पूछा गया तो सोज़े वतन, सोज़े वतन पहला अफसानवी मजमूआ है किसका? तो पहला अफसानवी मजमूआ है प्रेमचंद का। कब शाये हुआ? 1908 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद का। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो आगे आने के बाद यहाँ पे हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं सादत हसन मिंटो के बारे में। सादत हसन मिंटो की पैदाइश, तो पैदाइश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो हो जाएगा 1912 में, 11 मई 1912। और इनका जो सिमिलैरिटीज़ है साहिर लुधियानवी से पूरी मैच करता है। उनकी भी साहिर लुधियानवी जो हम लोग के निसाब में शामिल है, जो गीत लिखे हैं, लास्ट चैप्टर हम लोग का है, तो वो 2 गीत लिखे, एक साथी हाथ बढ़ाना, एक तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तो वो दोनों गीत जो लिखने के राइटर है साहिर लुधियानवी, उनकी पैदाइश 1912 में हुई और इनकी पैदाइश भी 1912 में हुई। उनकी पैदाइश भी लुधियाना में हुई, इनकी भी पैदाइश लुधियाना में हुई। और उनकी वालदा का नाम सरदार बेगम था, इनकी भी वालदा का नाम सरदार बेगम था। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों मैच करता है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो आते हैं अब हम लोग पॉइंट पे। तो सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई? तो पैदाइश 1912 में लुधियाना पंजाब में हुई। पहला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम गुलाम हसन था, वालदा का नाम सरदार बेगम। इसके अलावा हम लोग आते हैं कि 1933 में इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि उनका पहला अफसाना जो अमृतसर से निकलने वाले अमृतसर से निकलने वाले रिसाले खल्क के अगस्त 1934 में शुमार तमाशा के उन्वान से शाये हुआ। तो उनका जो पहला अफसाना था वो अमृतसर से निकला खल्क के रिसाले से, तो उसमें जो हुआ तो वो तमाशा शाये हुआ, ये 1934 में। और 1934 में तमाशा और 1936 में इनका पहला अफसानवी मजमूआ। अगर अफसाना पूछेगा तो 1934 में तमाशा मार देंगे, लेकिन अगर अफसानी मजमूआ पूछेगा तो 1936 में आतिश पारे मार देंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आने में 1939 में इनकी शादी हुई थी सफ़िया बेगम से। तो इसके बाद 1948 में मिंटो पाकिस्तान चले गए। और लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 18 जनवरी 1955 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया।
तो अगर पूछा जाए सादत हसन मंटू की इंतकाल कहाँ हुई, तो इनका इंतकाल लाहौर में हुआ था। फिर बताया गया है कि मुख्तसर हयात के बावजूद, मतलब कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुख्तसर थी, इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा और मकबूलियत के हामिल हुए। तो इसके साथ साथ इनके कुछ लिखावट जो हम लोग जान सकते हैं कि इन पर फहश गोई का इल्ज़ाम लगा। तो फहश गोई का इल्ज़ाम किसकी वजह से लगा, तो खासकर ठंडा गोश्त हो गया, काली शलवार, धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान अफसानों के पर मुकदमात चले। मतलब कि ऐसे अफसाने थे जो थोड़ा क्रिटिकल थे, इन पर मुकदमात चले, तो इनकी काफ़ी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ हुई। इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं, तो आगे वैसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोग के लिए अंडरलाइन कर दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टोबा टेक्सिंग, तो हम लोग जानते हैं कि इसको पढ़ने से पहले हम लोग कहानी समझते हैं। तो अफसाना सादत हसन मंटू ने कौन सा अफसाना लिखा, तो सादत हसन मंटू हमारे निसाब में एक अफसाना लिखा जिसका नाम था टोबा टेक सिंह। तो टोबा टेक सिंह एक जगह का नाम था, जो जगह अभी पाकिस्तान में मौजूद है। तो उस जगह में पागल लोगों के बारे में उन्होंने बताया, जिसकी वजह से वो सियासी मजमून अपने कलम बंद किए। तो टोबा टेक सिंह में कहानी का जिक्र इस तरह से शुरू होता है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पागलों का भी बंटवारा हो रहा था। मतलब कि जो पागल हिंदुस्तान के थे उसे हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, और जो पाकिस्तान के थे उसे पाकिस्तान में रख लिया जा रहा था। तो इस हिसाब से उन्होंने कहानी को बड़ी अच्छे से तहरीर दिया, और तहरीर देने के बाद वो उनमें से कोई एक इंसान था जिसका नाम बिशन सिंह था, उसी टोबा टेक सिंह कहा जाता है। और इसके अलावा उसके सारे जो दोस्त यार थे और अंदर जितने भी लोग थे जेल में, कुछ लोग तो जबरन आ गए थे, कुछ लोग को तो जो मर्डर वगैरह किए थे, तो उन लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया पागल के नाम पर, कि उनकी ज़िंदगी बच जाए। और भी काफ़ी चीज़ें हुई। तो इसमें बताया गया कुछ लोग अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कह के संबोधित करते थे, कुछ लोग पागलों की तरह हरकत करते थे। एक पागल खाने में किस तरह की ज़िंदगी रहती है, इस तरह को सादत हसन मंटू ने इस्तेहसाल करते हुए बताया आज के समाज को। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक हो गया है कहानी, तो आगे हम लोग का ये हो जाएगा कि अगर कहानी के बाद पागल, तो पागल के पास भी इतना दिमाग होता है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं समझ पाता, और इस हिसाब से वो मिट्टी को तकसीम होते हुए नहीं देखना चाहता, और फिर वो जिसका नाम टोबा टेक सिंह या बिशन सिंह है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ही दम तोड़ देता है। तो कहानी का ये खुलासा था। अब आते हैं हम लोग आगे। टोबा टेक सिंह किस शहर का नाम है, तो टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। क्वेश्चन सेकंड, लाहौर के पागल खाने हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे, तो हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि इस पागल खाने का उस पागल का नाम बताया जिसने अपने मुताल्लिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। तो एक पागल था उनमें से जिसने खुद को मोहम्मद अली जिन्ना होने का दावा किया था, तो उसका नाम मोहम्मद अली था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, टोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह था। क्वेश्चन 5 में टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई, तो टोबा टेक सिंह की मौत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, मतलब कि इन दोनों ज़मीन के इस टुकड़े पर जिस पर कोई नाम ना हो, मतलब ना ही हिंदुस्तान हो ना ही पाकिस्तान हो। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है अफसाना का। तो पहला चैप्टर पूछा जाएगा कि सादत हसन मंटू ने की पैदाइश कब हुई, तो पैदाइश 1912 मार देंगे हम लोग। और इसके अलावा इसने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा मिंटू, तो ये 2 से लिख ले, याद कर लेना, टोबा टेक सिंह। तो इस हिसाब से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर सेकंड पे। तो चैप्टर सेकंड हम लोग का स्टार्ट होता है जिलानी बानो से। तो जिलानी बानो के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनकी पैदाइश 1936 में हुई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वही डिस्कस करेंगे, उसके ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई, 1936 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। इनके वालिद का नाम क्या था, तो वालिद का नाम हैरत बदायूनी था। ये एक आलिम दीन भी थे, तो ये हम लोग को याद रखने की बात है, आलिम दीन थे। अब इसके बाद आता है जिलानी बानो की पैदाइश के बाद, पैदाइश 1936 में हुई और इनकी शादी 1959 में डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई, जो एक अदीब थे। इसके अलावा रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, यह कौन हंसा, तरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, उनके अफसानवी मजमूए। मतलब कि यहाँ पे हम अच्छे से लिखा दिया गया है कि अफसानवी मजमूए अगर पूछा जाए जिलानी बानो के, तो ये रोशनी के मीनार, नरवान, घर का पराया घर, रात के मुसाफिर वगैरह वगैरह है। फिर अगर ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन नाविल पक्का पूछा जाता है, नगमे का सफ़र नाविल है, और जुगनू और सितारे भी। और नाविल इंपॉर्टेंट एग्जाम में PYQs बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगर नाविल पूछेगा तो नाविल हम लोग का 2 हो जाएगा। पहला हो जाएगा ऐवान गज़ल, दूसरा हो जाएगा बारिश संग। अब हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को एक औरत के बारे में बताया गया है, जिस चैप्टर को हम लोग को प्रॉमिस के नाम से संबोधित किया गया। इस चैप्टर में एक औरत थी जिसका नाम अम्मू था, और उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों को उन्होंने पढ़ लिख कर बड़ा किया। बड़ा करने के बाद उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद वो लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाके सेटल हो गए। तो सेटल होने के बाद उनकी माँ एक अकेला रूम में, एक अकेले कमरे में बंद रहा करती थी गाँव में, और सब बेटे दूर चले गए थे। तो माँ ने बच्चों से वादा लिया था कि बेटे
मैं मर जाऊंगी तो मुझे कांधा देने ज़रूर आना। तो इस तरह बेटे अपनी ज़िंदगी और माशी हालत में इस तरह मसरूफ़ हो गए कि जब उनकी माँ का इंतकाल होने वाला रहा तो माँ को ऐसा फ़ील हुआ, तो माँ ने उन लोगों को बुला लिया। तो उन लोगों ने सब आ गया। आने के बाद फिर जब देखा कि माँ का इंतकाल नहीं हो रहा है तो वो लोग फिर वापस चले गए। फिर जब माँ का इंतकाल होने वाला था तो उन उन लोगों ने खूब बोला माँ के बारे में कि कब जाएगी ये वो अलबल। फिर उसके बाद जब वो लोग चले गए अपने अपने जगह सेटल होने के लिए फिर से जहाँ से वो आए थे, तो फिर उनकी माँ का इंतकाल का वक्त करीब आ गया, नज़ा या जाकनी का वक्त जिसे कहते हैं। और फिर ख्वाजा भी जो उनके खादमा थी वो उनके बेटों को कॉल लगाई, और कॉल लगाने के बाद जब कहा गया तो फिर बेटों ने कहा कि किसी एम्बुलेंस को बुलाया, और फिर उनका मतलब एम्बुलेंस से ही कब उनके जनाजे को उठा लिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग का एक इमोशनल कहानी थी। ये कहानी हम लोग को जानने ज़रूरी है क्योंकि खुलासा अगर आएगा तो खुलासा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इस चैप्टर में 4 उनके बेटे थे, चारों का जिक्र आया है, जमशेद, हमीद, रशीद, खुर्शीद, इस तरह से हम लोग का पूछा जाता है। अब आते हैं जिलानी बानो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश 1939 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। सेकंड क्वेश्चन है जिलानी बानो का एक अफसाने का नाम बताए। तो इनके एक अफसाने का नाम है रोशनी के मीनार, नरवान, या फिर कुछ भी जो उतना अभी आगे पढ़े चुके हैं। जिलानी बानो के 2 नाविलों के नाम बताए। तो 2 नाविल पूछेगा तो ऐवान गज़ल और बारिश संग, इनके 2 नाविल है। नाविल में फ़र्क होता है। अफसाना परामिस का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अफसाना परामिस का मरकज़ी किरदार अम्मू है। और भी है लेकिन मरकज़ी किरदार अम्मू ही मानना तो बेहतर रहेगा। परामिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताए। पहला जमशेद, अम्मू, ख्वाजा बी, रशीद, इनके जो बेटे लोग हैं उनका नाम हो जाएगा। अब आते हैं कि कैंसर का मर्ज सारे बदन में किस तरह फैल गया था? तो अम्मू के बदन में कैंसर का मर्ज सारे बदन में फैल गया था। ख्वाजा बी कौन थी? ख्वाजा बी अम्मू की खादिमा थी। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी एक इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये किसने कही? तो ये बात हम लोग जानते थे कि बेबी ने कही, ये बेटी थी चारों बेटों में से किसी एक के। अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया? अम्मू ने अपने बेटों से ये प्रॉमिस लिया कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा कंधा देने तुम लोग ज़रूर आना। 4 बेटे थे, चारों कंधा हो जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। यह बात किसने कही थी? ये बात अम्मू की बड़ी बहू ने कही। अब हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आते हैं शफ़ी जावेद पे। तो शफ़ी जावेद एक हम लोग के राइटर है जो अफसाना निगार हमारे किताब में है, और इसके अलावा अफसाना निगार की हैसियत से इन्होंने भूले बिसरे गीत को हमारी किताब में तहरीर किया है। भूले बिसरे गीत में एक कहानी है जिसमें अब्दुल अजीज़ साहब डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही ओहदे से सुबुकदोश होते हैं तो उनकी जो घर में इज्जत और शोहरत समाज में घर में थी वो कम हो जाती है। उसके अलावा जब तक वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर थे सब उन्हें सलाम ठोकते थे, लेकिन जैसे ओहदे से सुबुकदोश हो गए तो लोग उनसे मिलने भी नहीं आते, उन्हें पहचानने से भी मना कर देते थे। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को अकेले गुजर बसर करते करते एक दिन की बात है कि वो अपने पोते से बहुत ज़्यादा ही खफा हो गए। खफा होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कोई मेरा नहीं है। फिर वो गए ट्रांजिस्टर अपना खोजा जो उनका तन्हाइयों का पुराना साथी था। फिर उस ट्रांजिस्टर को बजाते बजाते सुबह 7:30 बजे तक उनकी गीत चली और ट्रांजिस्टर का प्रोग्राम 7:30 बजे ख़त्म हो गया, और ये जो डायरेक्टर जनरल थे जिन्हें हम लोग जानते हैं तो उनका इंतकाल हो गया था। तो ये भी काफ़ी इमोशनल अफसाना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शफ़ी जावेद के बारे में। शफ़ी जावेद के बारे में चलिए शुरू करते हैं। शफ़ी जावेद मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 में पैदा हुए। तो कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरपुर में। कब हुए? 4 जनवरी 1935 में। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग जानते हैं इनका आबाई वतन कहाँ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनका आबाई वतन गया था। इनका असल नाम मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने समाजियात में एमए किया। तो इन्होंने किस चीज़ में एमए किया? समाजियात में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे है 1953 में। ये लाइन हम लोग आते हैं, ये लाइन क्योंकि इसके बीच में जो है तो वो सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये लाइन में 1953 में दरभंगा के माहनामा उफ़क़ 1953 में दरभंगा के माहनामा उफ़क़ में शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू शाये हुआ। ये पूरा लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ शाये हुआ। तो दरभंगा के माहनामा उफ़क़ में शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू शाये हुआ। क्वेश्चन अब आते हैं इसके बाद हम लोग दायरा से बाहर 1989। उसके अलावा खुली आँख, खुली जो आँख और तारीफ़ उस खुदा की, वक्त के असीर, ये सब इनके लिखा हुआ है। इसके अलावा रात, शहर और मैं, ये इनका PYQs है जो एग्ज़ाम में आ चुका है। कब शाये हुआ? 2004 में। तो ये सब इनके क्या है? तो ये सब इनके अफसाने हैं, अफसानी मजमूए हैं। इसके अलावा उन्होंने मिनी कहानियाँ यानी छोटी कहानियाँ एवं कुछ नज़में भी लिखी। और इसके अलावा हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। उन्हें बिहार उर्दू अकादमी, ऑल इंडिया अमीर अकेडमी लखनऊ की तरफ से एजाज़ात भी हासिल हुए। मतलब इन्हें कुछ एजाज़ात हासिल हुए जो हम लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर याद ना भी रहे सरसरी नज़र से एक बार देख ले। अब आते हैं हम लोग आगे। ये चैप्टर में इतना ही, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और जो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर थे उनका नाम
उनका नाम अजीज़ अहमद था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो शफ़ी जावेद हम लोग पढ़ चुके हैं। शफ़ी जावेद के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो मोहम्मद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? तो मोहम्मद अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए। क्वेश्चन सेकंड, कौन सा नवासा टेलीविज़न इनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? इनका नवासा टेलीविज़न पर लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था, मतलब कि इंटरनेट के बारे में लॉ जो होता है वो देख रहा था। रवि रंजन कौन थे? तो रवि रंजन एक जर्नलिस्ट थे और इनके एक पुराने साथी थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए? तो डॉक्टर का कहना था कि उनकी ज़िंदगी अब बहुत कम है, ये अब जल्द ही जाने वाले हैं। तो ये बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उनका अपना एक पुराना साथी क्या था? उनका अपना एक और पुराना साथी था ट्रांजिस्टर, जिनके साथ वो ज़िंदगी पहले गुजारते थे। तन्हाइयों का पुराना साथी था। ये एक क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। अब आते हैं ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर फातेहाना चमक थी। मतलब पूछ रहा है कि क्या ट्रांजिस्टर जब मिल गया था तो उनके चेहरे पर फातेहाना चमक थी? तो जी बिल्कुल, चेहरे पर फातेहाना चमक थी। क्वेश्चन नंबर 7, भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे तक ख़त्म हुआ? तो सुबह 7:30 बजे ये ख़त्म हो गया मुकम्मल तौर पर। अब आते हैं हम लोग सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हमारे किताब में इब्राहिम सुक्का लिखने वाले एक शायर है, मतलब शायर नहीं बोल सकते, अफसाना निगार है। इब्राहिम सुक्का इन्होंने लिखा। तो इब्राहिम सुक्का एक कहानी है जिसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उस कहानी में एक इब्राहिम नाम के आदमी है जो सुक्का, मतलब पानी पिलाने वाले आदमी को सुक्का कहते हैं। तो इब्राहिम सुक्का नाम का एक आदमी होता है जिसे वही समाज के एक अब्दुल्ला भैंसा नाम के आदमी है जो सरपंच का बेटा है, तो उसी की बहन से मोहब्बत हो जाती है। तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर दोनों के नाकाम होने के बावजूद से दोनों एक दूसरे के दोनों, मतलब कहा जाता है कि उनकी बहन खुदकुशी कर ली, लेकिन कंफर्म किसी को नहीं पता था। लेकिन इब्राहिम सुक्का ने भी जब उसकी मौत की खबर सुनी तो जाकर खुदकुशी कर लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। आप लोग कहानी ज़रूर पढ़ें, ऐसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में। तो कब पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश 1941 में 15 नवंबर में कहाँ हुई? पनवेल महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन में मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलों में 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से रहे। ये जो 35 है ना, ये 35 PYQs में पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पूछा कहाँ? तो मुंबई में। तो मुंबई में एक स्कूल में टीचर के हैसियत से रहे थे। अब 1999 में वो सुबुकदोश हो गए और फिर मुंबई में ही मुकीम रह गए, मतलब मुंबई में ही बस गए। 1964 में उनका पहला अफसाना शाये हुआ। तो उनका पहला अफसाना 1964 में शाये हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर और शिकस्ता बतों के दरमियान इनके अफसानवी मजमूए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। शिकस्ता बतों के दरमियान एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में उनके अफसाने मजमूए कामधेनु, मतलब कि अफसानवी मजमूआ एक है जो कामधेनु के नाम से 1988 में शाये हुआ। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 1998 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, मतलब कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 1998 में उनको मिला। अब इसके बाद 2004 में शिकस्ता बतों के दरमियान किताब में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड के सरफराज किया। मतलब जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला तो वो किसके वजह से मिला? तो ये मिला हम लोग का शिकस्ता बतों के दरमियान की वजह से। अब ये चैप्टर में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब आते हैं हम लोग नीचे, इब्राहिम सुक्का। तो इब्राहिम सुक्का हम लोग जानते हैं कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का लिखा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पूछा जाता है बदरुद्दीन कौन थे? तो बदरुद्दीन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये स्कूल के इंचार्ज थे। और मुआविन टीचर कौन थे? अमीर अली। इसके अलावा ज़हर इश्क किसका लिखा हुआ है? ये शौक लखनवी का इस चैप्टर से आया है। इसलिए चैप्टर पढ़ाने से बेहतर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आप लोग को बता दिया जाए। इस गांव में किस गांव का तस्करा है इब्राहिम सुक्का में? धूरन गांव का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आते स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर के क्वेश्चंस 2 नंबर वाले। अब क्वेश्चन में सब में फर्स्ट है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? तो उन्हें 2004 में। क्वेश्चन सेकंड, किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ से अदबी ताल्लुक़ है? तो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का हिंदी और मराठी से अदबी ताल्लुक़ है। क्वेश्चन थर्ड, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखिए। तो इनके 3 अफसाने, पहला नंगी दोपहर का सिपाही, दूसरा इब्राहिम सुक्का, तीसरा है मुअब्बर। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, किरदार साज 4 अफसानों के उन्वान और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए। मतलब कि 4 अफसाने लिखिए एवं उनके राइटर के नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला था परामिस, जिलानी बानो लिखे, इसे जो हम लोग के चैप्टर में पीछे था। दूसरा टोबा टेक सिंह, इसे सादत हसन मंटू ने लिखा। तीसरा भूले बिसरे गीत, इसे शफ़ी जावेद ने लिखा। चौथा इब्राहिम सुक्का, इसे सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने लिखा। पाँचवा आप लोग याद कर सकते हैं क्वारंटाइन, जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा, जो 1915 में पैदा हुआ और 1984 में इनका इंतकाल हुआ था।
तो अब हम लोग आते हैं आगे। तो आगे आने के बाद हम लोग जानते हैं कि लास्ट एक चैप्टर है हम लोग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये एक ख़त का पोर्शन है। तो ख़त हम लोग जानते हैं कि सिर्फ हम लोग किताब में एक ही ख़त है और उस ख़त का नाम है गुबार खातिर। तो ये क्या लिखे, तो ये लिखे गुबार खातिर हम लोग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें टोटल 24 खुतूत का जिक्र आया है, इनमें से 3 खुतूत आपके निसाब में शामिल है। ये 1942 और 1943 में लिखा गया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये आता है कि पहला क्वेश्चन में हम लोग से पूछा जा सकता है इस तरह से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। उनकी पैदाइश 1888 में मक्का मुकर्रमा में हुई। ये दोनों PYQs हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद रखना है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि इनके वालिद का नाम खैरुद्दीन था और ये मुदर्रिस थे वहीं मक्का के, कोई एक कहीं मदरसे के। अब आते हैं चौथा पॉइंट, तो इनका तारीख़ी नाम क्या था। तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आगे हम लोग का वालिद के साथ इन्होंने मौलाना आज़ाद आ गए हिंदुस्तान, कलकत्ता में मुस्तकिल क़याम हो गया। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, 15 बरस की उम्र में उनके वालिद ने अपने घर में उन्हें तलबा का एक हल्का दर्स व तदरीस के लिए सौंप दिया। मतलब कि सबसे पहली बार इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया 15 बरस की उम्र में। अब इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि 1903 में महज 15 बरस की उम्र में, मतलब यही 15 बरस की उम्र में इन्होंने अपनी इदारत लिसानुस सिद्क़ जैसा रिसाला भी शाये किया। मतलब 15 बरस की उम्र में लिसानुस सिद्क़ शाये हुआ, जो कि 1903 में शाये हुआ। अगर पूछ ले कि लिसानुस सिद्क़ कब शाये हुआ तो वो हो जाएगा 1903 में। अब आते हैं आगे। इसी उम्र में उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में मजहबी इज्तिमा से खिताब करने के लिए मदऊ किया जा रहा है। अब इसके बाद अल-नदवा और वकील के शोबाए इदारत भी मुताल्लिक़ हुए। मतलब कि अल-नदवा से भी उसके बाद मुताल्लिक़ हुए ये। 1906-07 में इनकी शादी हो गई। मतलब 1906-07 में इनका निकाह ज़ुलेखा बेगम से हो गया। ज़ुलेखा बेगम से निकाह होने के बाद 1 साल बाद इनके वालिद का इंतकाल हो गया 1908 में। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है अभी। 1908 में वालिद का इंतकाल जैसी हो गया तो फिर 1912 में इन्होंने अपना अखबार अल हिलाल नाम से शाये किया, जो कलकत्ता से निकाला। फिर 1912 में निकालने के बाद इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर 1914 में अल हिलाल को बंद करना पड़ा, क्योंकि हम लोग का जो अंग्रेज़ी हुकूमत था वो इसे बैन करना चाह रही थी। अब इसके बाद जब 1914 में अल हिलाल बंद करना पड़ा तो 1915-16 में अल हिलाल के बदल कर अल बिलाग शाये हुआ। मतलब कि अल हिलाल को बंद कर दिया गया और अल बिलाग नाम से दूसरा एक अखबार शाये हुआ। अब आते हैं हम लोग आगे हम लोग क्या है कि अव्वल अप्रैल, मतलब कि 1 अप्रैल 1916 के से वस्त जनवरी 1920 तक तकरीबन 44 माह तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कराची में नज़र बंद रहे। मतलब 44 महीने तक वो कराची में नज़र बंद रहे, जेल में कैद रहे। क्यों रहे? क्योंकि वो बहुत सारे मूवमेंट में आगे आके अपने साथियों को योगदान दे रहे थे और अपने आप को एक नुमाइंदा के तौर पर लीड कर रहे थे। अब इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं 1940 से 1946 तक दौराने लगातार 6 वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के सदर रखा गया। तो मतलब उन्हें कांग्रेस का सदर 6 साल तक लगातार रखा गया। इसके अलावा हम लोग का ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पहले वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। 22 फरवरी 1958 को ये इस दारे फ़ानी से कुछ फरमा गए। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद भरी घटना थी। अब इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं। मौलाना आज़ाद सिर्फ सियासतदान या ख़तीब नहीं थे, उन्होंने मुतदल तसानीफ़ यादगारें छोड़ी। तज़किरा खुदनविश्त है, उसके अलावा तर्जुमानुल कुरान 3 जिल्द में शाये हुआ। इसके अलावा हम लोग जानते हैं इंडियंस फ्रीडम, गुबार खातिर जैसी किताबें हैं। इसके बदौलत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब तर्ज़ अदीब और मुनफरिद नस्र निगार तस्लीम किए जाते हैं। इस खतूत और मज़ामीन के मुतदल मजमूए भी शाये हो चुके हैं। तो ये हम लोग का सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो 1942-43 की तसनीफ़ है। गुबार खातिर में कितने खतूत है? तो 3 खतूत यहाँ नहीं, मतलब किताब में 3 खतूत है लेकिन टोटल 24 खतूत है। तो हम लोग अगर लिखेंगे तो गुबार खातिर में हम लोग टोटल 24 खतूत लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन है सिद्दीक़ मुकर्रम कौन थे? तो सिद्दीक़ मुकर्रम हम लोग जानते हैं हबीबुर रहमान शेरवानी थे। अब इसके अलावा गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? तो किला अहमदनगर से। क्वेश्चन 5 मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताए। तो पहला गुबार खातिर हो जाएगा, दूसरा इंडियंस फ्रीडम हो जाएगा, तीसरा तर्जुमानुल कुरान हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? ये सऊदी अरब में पैदा हुए थे। क्वेश्चन 7 मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? तो इनकी पैदाइश हम लोग जानते हैं कि 1888 में हुई और इनका इंतकाल 1958 में हुआ। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन 8 पे। मौलाना आज़ाद किस
मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो पहली बार 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। क्वेश्चन नंबर 9, मौलाना आज़ाद के 3 अखबार के नाम लिखिए। पहला अखबार अल हिलाल, दूसरा अल बेलाग, तीसरा लिसानुस सिद्क। क्वेश्चन 10, मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो ये चीन की चाय पीते थे। अब हम लोग का सारा चैप्टर रिवीजन हो गया है। अब फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 में हुई और 1947 में इनका इंतकाल हुआ। सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो सेकंड चैप्टर हम लोग का है ख्वाजा हसन निज़ामी का, इनकी पैदाइश 1878 में हुई, इंतकाल 1955 में हुआ। थर्ड चैप्टर है सलमान नदवी। तो सलमान नदवी की पैदाइश 1884 में हुई और इंतकाल 1953 में हुआ। और चौथा चैप्टर हम लोग का हो जाएगा सलमान नदवी के बाद वजीर आगा। तो इनकी पैदाइश 1922 में हुई और इंतकाल नहीं दिया हुआ है। हिजरत के बारे में तो हिजरत अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है, जो जिनकी पैदाइश 1929 में हुई और इंतकाल 1987 में हुआ। अब आते हैं आगे। तो हिजरत के बाद हम लोग को याद है कि मीर अमन दहलवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके बारे में किताब में पैदाइश और इंतकाल नहीं दिया हुआ, लेकिन 1732 से 1806 है इनका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग टोबा टेक सिंह। तो टोबा टेक सिंह के लिखने वाले सादत हसन मंटू है, जिनकी पैदाइश 1912 में और 1955 में इनका इंतकाल हो गया था। परामिस जिलानी बानो का लिखा हुआ है, इनकी पैदाइश 1936 में हुई, लेकिन इंतकाल के बारे में कुछ पता नहीं, शायद ये अभी तक जिंदा है। क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग का, ऐसा हो सकता है कि शफी जावेद के बारे में पूछा जाए। तो इनकी पैदाइश 1935 में हुई, ये अभी तक जिंदा है, शायद ऐसा कहा जा सकता है, या अगर इंतकाल भी हुआ तो किताब में लिखा हुआ नहीं, इसलिए आप लोग नहीं लिख सके हैं। क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग, ऐसा पूछ सकते हैं कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश तो 1941 में हुई, कहाँ हुई? पनवेल में। शफी जावेद के मुजफ्फरपुर में, जिलानी बानो के बदायूं उत्तर प्रदेश में, अहमद जमाल पाशा का इलाहाबाद में, वजीर आगा का सरगोदा पाकिस्तान में, और सैयद सुलेमान नदवी का हो जाएगा हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दसना नालंदा बिहार में। तो बिहारी एक सैयद सुलेमान नदवी हम लोग के यहाँ तक में आए हैं। अब आते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी का दिल्ली में, फ़रहतुल्लाह बेग का भी दिल्ली में। अब इसके बाद हम लोग का जो एक लास्ट चैप्टर बचा है सलाम बिन रज़ाक के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1888 से लेकर 1958 तक के बीच में। तो हम लोग का टोटल चैप्टर कंप्लीट होता है। लगभग 11 चैप्टर हम लोग 2 वीडियो में कर चुके हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये 5 चैप्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी नज़म पे। नज़म का जो 5-6 चैप्टर आप लोग का, गज़ल का है 5-6 चैप्टर, दोनों एक साथ हो जाएगा, नज़म और गज़ल। और उसके अलावा फिर खुतबा, क़िता तारीख़, मरसिया, खुदनविश, दास्तान और एक जो है गीत, ये सब आप लोग का कसीदा, ये सब एक पार्ट में आ जाएगा। टोटल 3 पार्ट में आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मतलब कि ये जो वीडियो, इसके अलावा 2 पार्ट और लगेगा, आप लोग का पूरा किताब उर्दू का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।